हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विनायक क्लासेस में। मैं विनायक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपनी जो मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ चल रही है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ में हम मॉडर्न इंडिया का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के सभी एग्ज़ाम्स जैसे कि वीडियो का री एग्ज़ाम जो कि हाल ही में होना है, आर ओ ए आर ओ के लिए और एस एस सी की परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। दोस्तों, आज हमारा ये 6th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने उत्तर मुगल काल पढ़ा था। क्योंकि बीच बीच में मुगल बादशाह आ रहे थे, तो मैंने इसीलिए नवाब जो बंगाल के हैं उनसे पहले मैंने सोचा कि आपको उत्तर मुगल काल का अध्ययन कराया जाए। तो उत्तर मुगल काल हमारा पूरा हो चुका। अब हम स्वतंत्र राज्यों की ओर चलते हैं। स्वतंत्र राज्य कैसे? जैसे कि मैंने बताया, उत्तर मुगल काल में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे ही उत्तर मुगल काल के बादशाह आगे बढ़ रहे थे, वैसे धीरे धीरे इनकी जो शक्तियाँ थी कम होती जा रही थी। फिर जैसे ही हमने पढ़ा कि रंगीला का टाइम आया था, मोहम्मद शाह रंगीला का, तो उन्हीं के टाइम में ज़्यादातर राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, जिसमें कि बंगाल एक राज्य था, अवध एक राज्य था, हैदराबाद एक राज्य था। ये राज्य, इनके संस्थापक मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं। अब हम उन राज्यों के नवाबों के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में, जो वहाँ पर नवाब कैसे कैसे नवाब आए, किस नवाब ने क्या किया। ठीक, तो उन नवाबों का अध्ययन करेंगे। तो 1717 में बंगाल राज्य की स्थापना होती है, जिस समय मुगल बादशाह जो था वो रंगीला था। तो ये क्वेश्चन आता है कि बंगाल राज्य की स्थापना किस मुगल बादशाह के समय हुई थी? तो वो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे हुई थी। तो इसके पहले जो नवाब बनते हैं बंगाल के, वो मुर्शिद कुली खां बनते हैं। ठीक है, तो इससे पहले नवाब नहीं थे। इससे पहले ये 1717 में इनको मुर्शिद कुली खां को वहाँ का वो बनाया गया था, सूबेदार बनाया गया था बंगाल का। रंगीला ने बनाया था कि आप जाइए सूबेदारी करिए वहाँ पे। लेकिन जैसे रंगीला की स्थिति जो कमज़ोर होती हैं, शक्तियाँ कम पड़ती हैं, तो मुर्शिद कुली खां वहाँ पे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। लेकिन वो जो नजराना दिया जाता था दोस्तों, तो जो नवाब होते थे वो बादशाहों को नजराना देते थे। वो नजराना ये देते रहे। लेकिन ठीक है, इन्होंने भले ही बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन फिर भी ये जो मुगल बादशाह था उनको नजराना पहुंचाते रहे। और इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कि राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र कर दिया। किन्होंने? मुर्शिद कुली खान ने, जो कि बंगाल के नवाब हैं। ठीक है, और इन्होंने इजारेदारी प्रथा को लागू किया राजस्व में। इजारेदारी प्रथा क्या होती है कि ठेके पर लगान वसूलते थे ये। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे। यही व्यवस्था मोहम्मद शाह रंगीला ने भी लागू की थी। तो उन्हीं को देख के मुर्शिद कुली खान ने ये व्यवस्था बंगाल में लागू की। मुर्शिद कुली खां के बाद दोस्तों हमारे नवाब आते हैं सुजाउद्दीन, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिसको हम पढ़ें। तो इसके बाद सरफराज खां आते हैं, उन्होंने भी कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिसको हम पढ़ें। फिर हमारे अगले जो नवाब आते हैं वो आते हैं अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने बहुत काम किए थे और इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या किया, जैसा मैंने आपको बताया, जो इनसे पहले वाले जो नवाब थे बंगाल के, मुर्शिद कुली खां, उन्होंने भले ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, लेकिन जो मुगल बादशाह थे उनको ये नजराना देते रहे। लेकिन अलीवर्दी खान ने क्या किया, ये 16 साल तक नवाब रहे, 1740 से लेकर 56 तक, लेकिन इन्होंने कभी भी मुगल बादशाह को नजराना नहीं दिया। मतलब इन्होंने अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हमारा मुगल बादशाह से कोई लेना देना नहीं है, हम तो भैया बंगाल के नवाब हैं अपने अलग। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो अलीवर्दी खां का एक कथन था जो इन्होंने यूरोपियों के बारे में कहा था। ये क्वेश्चन लगभग हर छोटी बड़ी परीक्षा में आता है। इन्होंने कहा था कि यूरोपीय जो है ये मधुमक्खियों की भांति हैं। ठीक है, अगर इन्हें हम छेड़ेंगे तो ये हमें काट लेंगी, अगर इन्हें हम नहीं छेड़ेंगे तो ये हमें शहद देंगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा इन्होंने बोला, लेकिन ये बात सही बोली थी काफ़ी हद तक। ये बात आगे जाकर लागू होती है यूरोपियों पे। तो ये कथन आप जरूर याद रखिएगा कि मधुमक्खियों वाला, बस ये सीधे सीधे ऐसे ही आता है कि ये कथन किसने बोला था। तो अलीवर्दी खां याद रखिएगा अच्छे से। इसके बाद हमारे जो नवाब आते हैं वो आते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन? सिराजुद्दौला जो थे, इनके ये जो थे सिराजुद्दौला, ये उनके भांजे थे। किसके? अलीवर्दी खां के। तो अलीवर्दी खां के भांजे बन गए भाई साहब। ये अब ये गद्दी पर बैठ गए। ये गद्दी पर इसलिए बैठे क्योंकि अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था। तो इनकी 3 बहनें थीं, तो उनके ये एक बेटे ये थे सिराजुद्दौला।
इन्हीं के टाइम पे प्लासी का युद्ध हुआ था, क्योंकि इनका टाइम पीरियड 1756 से लेके 1757 तक का है। प्लासी का युद्ध हो गया इन्हीं के टाइम पे। प्लासी का युद्ध हुआ क्यों, कारण क्या था? हुआ क्या दोस्तों, 1717 में मैंने आपको बताया था फरमान मिला था इन्हें, फर्रुखशहर ने एक फरमान दिया था। ठीक है, वो फरमान का उसमें, लेकिन जो फरमान दिया था उसमें ये कहा गया था भैया कि आप 3000 रुपये देना वार्षिक और ये टैक्स आप वसूलना यहाँ पर। लेकिन उसका उन्होंने बहुत दुरुपयोग किया उस फरमान का। फिर क्या किया, अंग्रेज़ों ने कोठियाँ जो थी इनकी किलेबंदी करने लगे। जो कोठियाँ फैक्ट्रियाँ जहाँ पर ये व्यापार करने आए थे उसकी किलेबंदी करने लगे। सिराजुद्दौला के मरने करने के बाद भी ये किलेबंदी करने लगे। और किलेबंदी क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये उसमें अपनी जो हथियार थे छिपा के रखते थे ये लोग, तो इसलिए किलेबंदी कर रहे थे। और फिर एक और इंसिडेंट होता है ब्लैक होल की घटना, जिसको हम काल कोठरी घटना ही बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था ये कहा जाता है, लेकिन इस घटना का कोई हमारे इंडिया के इतिहासकारों ने अभी तक इस पर एक मत होकर नहीं कहा कि हाँ ये वास्तव में घटना हुई थी या नहीं हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि एक काल्पनिक घटना थी जो कि अंग्रेज़ों ने एक आरोप के तौर पर लगाई थी सिराजुद्दौला पर, जिससे कि वो इन पर हमला कर सकें। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज लोग इनसे नाखुश थे सिराजुद्दौला से, क्योंकि ये जो फरमान मिला था उसका दुरुपयोग कर रहे थे, तो सिराजुद्दौला इनको मना करते थे। तो ये अंग्रेज़ों की आंख में खटकने लगे थे एक तरह से। सिराजुद्दौला ने क्या किया, जब अंग्रेज़ों ने कोठियों की किलेबंदी अपनी नई बंद नहीं करी, तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि फोर्ट विलियम नाम की इनकी कोठी थी कलकत्ता में। ठीक है, तो उस कोठी पे जाके कब्जा कर लिया सिराजुद्दौला ने और अंग्रेज़ों को मार के वहाँ से भगा दिया। कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता में कौन सी कोठी थी? फोर्ट विलियम। जब ये बात पता लगती है उनको, रॉबर्ट क्लाइव जो बहुत तेज तर्रार गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वो सब मद्रास में थे। तो वो अपनी सेना लेके मद्रास से ऊपर आते हैं बंगाल की तरफ, और सिराजुद्दौला की जो वो होती है वहाँ पर रह रही होती है आर्मी, उसको हरा देते हैं। तो सिराजुद्दौला को फिर हार खा के एक अलीनगर की संधि करनी पड़ती है फरवरी 1757 में। तो फिर इसमें क्या होता है, नवाब को हर्जाना देना पड़ता है, और फैक्ट्री का जो दुर्गीकरण कर रहे थे, कोठियों की किलेबंदी कर रहे थे, उसको मानना पड़ता है कि हाँ भैया, नवाब कहते हैं ठीक है तुम किलेबंदी कर लो, क्योंकि ये हार गए थे उसमें। यही सब बैकग्राउंड बनता है प्लासी के युद्ध का। अब क्या होता है, प्लासी का युद्ध शुरू हो जाता है। इसी बात को लेकर प्लासी का युद्ध शुरू हो जाता है। अगर सही शब्दों में कहें तो ये युद्ध हुआ ही नहीं, मात्र दोपहर तक सिर्फ कोई ना तो कोई गोली चली, जैसा इतिहासकार कहते हैं, बिना किसी गोली के इस युद्ध का निर्णय हो गया। किसके? अंग्रेजों के पक्ष में। क्यों? क्योंकि जो उनके मेन कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति थे, किसके? सिराजुद्दौला के, वो थे मीर जाफ़र। उन्होंने गद्दारी कर दी इसमें। काफ़ी लोगों ने मिलकर गद्दारी की। किन किन का नाम लिया जाए कम है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। एक राय दुर्लभ थे, ये दीवान थे वहाँ बंगाल के। एक अमीर चंद थे, ये व्यापारी थे वहाँ पे। एक जगत सेठ थे। ठीक है, तो इन लोगों के नाम आते हैं, और इसमें एक उनकी मौसी भी थी सिराजुद्दौला की, जिनका नाम था घसीटी बेगम। उन्होंने भी इनके विरुद्ध कार्य किया, इनके विरुद्ध साजिश की। तो अंग्रेज़ों को पता था कि ये लोग इनके खिलाफ हैं, तो अंग्रेज़ों ने इन लोगों से मिलकर साठगांठ कर ली। और जिसमें कि सबसे ज़्यादा मेन रोल रहा मीर जाफ़र का, जो सेनापति था। सेनापति को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाकी चलो कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन सेनापति ही जब गद्दारी कर दे तो क्या फिर नवाब लड़ते? बिना लड़ाई के, बिना गोली चले इस युद्ध का निर्णय हो गया, और वह सीधा अंग्रेज़ों के पक्ष में गया। यहीं से अंग्रेज़ों की स्थिति मजबूत होती चली गई, और जो हिंदुस्तानी गुट था, जिसमें कि ये बंगाल के नवाब थे और बादशाह थे, ये लोग कमज़ोर होते चले गए। ठीक, तो अब हमारे सिराजुद्दौला के बाद बंगाल में नवाब बनते हैं मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को ही कहा जाता है, मीर जाफ़र की शर्तें तय होती हैं पहले ही, जब प्लासी का युद्ध होता है, कि अगर युद्ध अंग्रेज़ जीतते हैं तो वो बाद में बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बनाएंगे। और वही हुआ, बंगाल का नवाब अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बनाया। और जैसे ही मीर जाफ़र को बनाया, तो मीर जाफ़र के बनते ही मीर जाफ़र ने कहा था 24 परगना की जो ज़मींदारी थी वो मीर जाफ़र ने उठा के अंग्रेज़ों को दे दी। और फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर जाफ़र को, भाई किसी के तुम बलबूते बने हो तो वो तो तुम्हें लूटेगा, जैसा कहेगा करना पड़ेगा। वही मीर जाफ़र का हाल हुआ। अंग्रेज़ों ने कहा हमें ये दो, तो अंग्रेज़ों को वो दिया। अंग्रेज़ों ने कहा हमें ये दो, अंग्रेज़ों को वो दिया। मीर जाफ़र देते देते परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि भैया वो दुखी हो गया, और फिर आखिर में अंग्रेज़ों के खिलाफ ही खड़ा हो गया। और जैसे ही वो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हुआ, अंग्रेज़ों ने कहा हमें ये दो, मीर जाफ़र बोले नहीं देंगे। अंग्रेज़ों ने कहा ये दो, बोले नहीं देंगे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया,
मीर जाफर को बोले, मीर जाफर को हटाया अलग, अब नवाब बना दिया बंगाल का मीर कासिम को। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि बक्सर का युद्ध होगा, अभी 1764 में हम पढ़ेंगे, तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। मीर जाफर 2 बार बंगाल का नवाब बना, एक तो 1757 से 1760 के बीच में। इस पीरियड में क्या होता है, वो उनकी थोड़ी बहुत जो मांगे होती हैं अंग्रेज लोगों की, वो पूरी करता है। लेकिन जब वो मांगे पूरी करने में असमर्थ हो जाता है, तो मीर जाफर को हटा देते हैं ये लोग। कौन? अंग्रेज। किसको बना देते हैं? मीर कासिम को। मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 के बीच में बंगाल का नवाब रहा। लेकिन मीर कासिम जो था वो मीर जाफर का भी गुरु निकला। अंग्रेजों ने सोचा अब मीर जाफर हट गया, मीर कासिम को बना दिया तो मीर कासिम हमारे फेवर में काम करेगा। लेकिन मीर कासिम तो 2 कदम आगे निकले मीर जाफर से भी, पूरे एकदम सच्चे प्रेम राष्ट्रभक्त। उन्होंने क्या किया, राजधानी को तुरंत मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दिया। और ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है, खूब भर भर के, कौन सा ऐसा नवाब का बंगाल था जिसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दिया? तो मीर कासिम था। और उसने क्या किया, मीर कासिम ने बहुत बड़ा काम किया। तो 1717 के फरमान मिला था अंग्रेजों को फर्रुखशियर से, उसमें लिखा था कि भैया आप यहाँ पर फ्री ट्रेड करोगे, ठीक है, वो 3000 रुपये के बदले में। लेकिन अब ये लोग उसका दुरुपयोग कर रहे थे अंग्रेज लोग। मीर कासिम रोक रहा था, रोक नहीं रहे थे अंग्रेज। तो मीर कासिम ने क्या चाल खेली, उसने कहा जाओ समस्त व्यापारी जो हैं बंगाल के, सब कर मुक्त ट्रेड करो, सबको फ्री ट्रेड कर दिया। इससे क्या हुआ, तो जो उन्हें अधिकार मिला था, स्पेशल राइट था तो अंग्रेजों का अब तक, वो सबको हो गया। अंग्रेज तो बौखला गए, अंग्रेज बोले भैया ये तो मीर जाफर के भी उस्ताद हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, तुरंत क्या मीर कासिम को हटाया, फिर से मीर जाफर को बना दिया। ठीक है, तो मीर जाफर 2 बार बने, मीर कासिम से पहले भी थे और मीर जाफर के कासिम के बाद भी थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को बनाया है इसलिए कि चलो मीर जाफर से मुक्ति मिलेगी। पता लगा कासिम तो जाफर से भी आगे निकले, तो उन्होंने फिर लौट के मीर जाफर को फिर नवाब बना दिया। अब लेकिन मीर जाफर नवाब बन तो गए, अब लेकिन मीर जाफर खिसियाए हुए थे पहले से अंग्रेजों से। तो क्या होता है, इसी का परिणाम होता है 1764 का युद्ध होता है, जिसको बक्सर का युद्ध कहते हैं। अब इस युद्ध में खूब भैया गोलियां चली, खूब जितना भी बारूद असला इस्तेमाल होना था सब कुछ हुआ। समझ लो कि इस युद्ध में सिर्फ अकेले वो नहीं थे कि बंगाल के नवाब हों, अवध के नवाब हों, नहीं, इसमें बादशाह भी इंडिया के साथ में थे, मुगल बादशाह। उनका नाम बताओ क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय। ये भी इस युद्ध में साथ में थे। तो एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ बंगाल के नवाब थे। ठीक है, तो बंगाल के उसमें लेकिन जो नवाब, अब क्वेश्चन देखो कैसे ट्रिक घूम के आता है कि उसमें बंगाल का मौजूदा नवाब कौन था? मीर जाफर। ठीक, लेकिन युद्ध में किसने भाग लिया था? तो युद्ध में उसमें बंगाल का पूर्व नवाब थे, कौन? मीर कासिम। ठीक, और उसमें अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, और उसमें मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। ठीक, तो ये तीनों मतलब समझ लो इंडिया की जितनी बड़ी पावर थी, तीनों एक साथ लड़ रही थी अंग्रेजों के साथ। लेकिन फिर भी ये तीनों पावर मिलकर भी हार गई। तो इसी युद्ध में कहा जाता है बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, जिसने यह तय कर दिया कि अब भारत में कौन राज करेगा। क्योंकि जो प्लासी का युद्ध था उसे विश्वासघात कहा जाता है, क्योंकि युद्ध हुआ ही नहीं। ठीक है, वो तो धोखे पर सब कुछ हुआ। लेकिन इस युद्ध में वास्तव में लड़ाई हुई, लेकिन अंग्रेज लोग जीत गए। यहीं से अंग्रेज़ों की जो स्थापना थी इंडिया में मानी जाती है कि ये बक्सर का युद्ध होने के बाद से अंग्रेज़ों की पूरी, यहाँ तक कि क्या हुआ कि जो इन्होंने फ्रांस की जो कोठियाँ थीं, फ्रांस वाले भी डर डर के अपनी कोठियाँ छोड़ के चले गए, इन्होंने उनकी कोठियों पर कब्जा कर लिया। आप तो करेंगे भाई, जिसके देश में आए हैं उसी को हरा दिया, तो फिर और देश वाले जो क्या रह रहे हैं वो क्या लड़ते हैं इनसे। तो मीर जाफर के टाइम पे बक्सर का युद्ध हुआ। अगर क्वेश्चन ये आता है कि बक्सर का युद्ध कौन सा उसमें बंगाल का नवाब था, तो मीर जाफर। कंफ्यूज मत होना कि मीर कासिम लड़ाई लड़ी थी तो मीर कासिम था, नहीं, मीर कासिम पूर्व नवाब था, वो हट चुका था, लेकिन लड़ाई लड़ा था वो। ठीक है, अब मीर जाफर कंप्लीट हो गया, हमारा बक्सर का युद्ध हो गया। अब भैया अब तो सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में है, तो अंग्रेज क्या करते हैं, एक नजमुद्दौला नाम का एक व्यक्ति होता है, उसको बनाते हैं नवाब। तो ये पहला नवाब था जो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला था। ठीक है, मतलब जिसको चाहा अंग्रेजों ने बनाया। मीर जाफर तक ये चल रहा था, ठीक ठाक सी थी कहानी थोड़ी, लेकिन नजमुद्दौला था टोटली उन्हीं पे डिपेंडेंट था, ब्रिटिशर्स के ऊपर। अब उन्होंने अभी टोटली डिपेंडेंट हो तो और ज़्यादा शोषण करेंगे। उन्होंने क्या किया, दीवानी के अधिकार ले लिए अंग्रेजों ने। किससे? बंगाल के नवाब से। दीवानी क्या होती है? जो राजस्व वसूलने का अधिकार होता है, ये दीवानी होती है। अब देखो अंग्रेजों ने कितना गहरी खेल खेला। उन्होंने कहा कि दीवानी का अधिकार तो हम लेंगे, राजस्व अंग्रेज लेंगे,
और जो निजामत का अधिकार है, यानी कि जो शासन प्रशासन करने का जो अधिकार है, वो छोड़ दिया नवाब के पास। अब ये बताओ दोस्तों, जो पैसा तो अंग्रेज ले जा रहे हैं, जो राजस्व मिल रहा है वो तो अंग्रेजों के पास जा रहा है, तो नवाब क्या करेगा निजामत के अधिकार का? नवाब जो होगा बंगाल का, वो कैसे खर्चा प्रशासन चलाएगा? पैसे तो वो ले गए, अब खर्चा इनके सिर डाल दिया, बंगाल के नवाब के। तो इसी को कहते हैं द्वैत शासन। इस द्वैत शासन की वजह से बहुत नुकसान हुआ बंगाल में, लोगों का अकाल पड़ा, लोग भूखे मरे, क्योंकि भैया पैसा तो कोई और ले जा रहा है। हाँ, और जो जो जिम्मेदारी दे दी शासन प्रशासन चलाने की, वो बंगाल के नवाब को दे दी। तो इस वजह से इसी को द्वैत शासन कहते हैं। और द्वैत शासन लाया कौन था? ये रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव याद रखना। और इस द्वैत शासन को ख़त्म किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने ख़त्म किया। इसका भी सवाल आता है, किसको द्वैत शासन को किसने ख़त्म किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने ख़त्म किया 1772 में। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला नवाब कौन था? नजमुद्दौला। और सबसे आखिरी नवाब था बंगाल का मुबारकदौला। ठीक, अब इतनी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो, बक्सर का युद्ध हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताइएगा कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था, तो इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, अगर आप बताते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं समझूंगा कि मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। ठीक, तो कमेंट्स में बताइएगा, नहीं तो कल मैं इसका जवाब आपको खुद ही दूंगा। तो आखिर नवाब हमारे मुबारकदौला बनते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर नवाब खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम मैसूर और पंजाब राज्य का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।